हेलो स्टूडेंट्स। पिछले हम अध्याय में हमने अरस्तु की दास प्रथा को समझने से पूर्व यूनानी जीवन में दास प्रथा का क्या स्वरूप था इसको समझा। उसके पश्चात हमने देखा कि अरस्तु के अनुसार दास कौन है, दासता का क्या अर्थ है। आज हम इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अरस्तु ने दास प्रथा का जो औचित्य है इसको प्रतिपादित करने के लिए क्या क्या तर्क बताए थे। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अरस्तु दास प्रथा के पक्ष में नैतिक और भौतिक दोनों ही आधारों पर अनुमोदन और उसके औचित्य का समर्थन करता है। इसलिए फास्टर के अनुसार यथार्थ में अरस्तु उपयोगिता के आधार पर दासता के औचित्य का प्रतिपादन करता है। बाकर का मत है कि अरस्तु की दासता की धारणा तथ्यों के निष्पक्ष अवलोकन से प्राप्त होने वाले निष्कर्षों की अपेक्षा आवश्यकता के औचित्य पर आधारित है। इस कथन का अर्थ है कि अरस्तु के जो दासता संबंधी विचार हैं वो तथ्यों के निष्पक्ष अवलोकन पर आधारित नहीं है, बल्कि आवश्यकता के औचित्य पर, उस समाज की क्या आवश्यकता थी इसके औचित्य पर आधारित है। पहला आधार जो दासता का उसने बताया वो था दासता प्राकृतिक है। अरस्तु के अनुसार दास प्रथा प्राकृतिक है। प्रकृति में सर्वत्र ही ये नियम दृष्टिगोचर होता है कि उत्कृष्ट निकृष्ट पर शासन करता है। विषमता प्रकृति का नियम है। मनुष्यों में स्वाभाविक और प्राकृतिक रूप से असमानता होती है। सभी मनुष्य एक जैसी बुद्धि लेकर पैदा नहीं हुए। दासता प्राकृतिक असमानता का परिणाम है। प्राकृतिक असमानता का परिणाम दासता होती है। उसका मानना है कि जो मनुष्य मूर्ख होता है और बुद्धिहीन होता है वो दास बनने के योग्य है, और जो बुद्धिमान होता है वह स्वामी बनने के योग्य होता है। अरस्तु कहता है कि विषमता तो प्रकृति का नियम है। कुछ व्यक्ति जन्म से ही स्वामी तो कुछ दास होते हैं। कुछ व्यक्ति शासन पैदा करने के लिए होते हैं तो कुछ शासित होने के लिए, कुछ आज्ञा देने के लिए तो कुछ आज्ञा पाने के लिए। शासक और शासित या स्वामी और सेवक का यह अंतर जड़ चेतन प्रकृति में व्याप्त है। प्रकृति ने जिन्हें स्वामी बनाया है उनमें बौद्धिक बल की, और जिन्हें दास बनाया है उनमें शारीरिक बल की प्रधानता होती है। इस तरह बौद्धिक असमानता और शारीरिक क्षमता के आधार पर दास प्रथा का प्रारंभ हुआ। तो ये लॉजिक दिया जा सकता है कि दास प्रथा क्यों प्रारंभ हुई। बौद्धिक असमानता और शारीरिक क्षमता, इनके आधार पर दास प्रथा प्रारंभ हुई। दासता प्राकृतिक है, इस दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए अरस्तु ने कहा है कि जो लोग शारीरिक सेवाएं देने का कार्य करते हैं एवं अपनी सेवाएं अर्पित कर श्रेष्ठतम उत्पादन करते हैं वे सब दास होते हैं, और उनके लिए उचित है कि वे अपने स्वामी द्वारा शासित हो। अरस्तु के शब्दों में व्यक्ति यदि वह दूसरों की संपत्ति बनने योग्य है तो प्रकृतिशः दास है। दासता प्राकृतिक है। इस मत की पुष्टि में अरस्तु ने एक तर्क यह भी प्रस्तुत किया है कि दास एवं स्वामी में न केवल बौद्धिक अंतर है अपितु उनमें प्रकृति से अंतर भी है। यथा दास को प्रकृति ऐसा शरीर देती है कि वो शारीरिक कार्य कर सके, जबकि स्वामी का शरीर इस प्रकार का होता है कि श्रम के योग्य तो नहीं होता परंतु नागरिक जीवन के अन्य कार्यों को करने के लिए नागरिक जीवन के कार्य करने के लिए स्वामी योग्य होता है।
इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए फॉस्टर लिखते हैं कि सच्ची बात यह है कि जैसा काम पालतू पशुओं से लिया जाता है वैसा ही दासों से भी लिया जा सकता है। दोनों में विशेष अंतर नहीं, क्योंकि दोनों ही अपने शरीर से काम लेकर जीवन की आवश्यकताएं पूरी करते हैं। प्रकृति ने स्वतंत्र नागरिक और दास के शरीर में कुछ अंतर रखा है। एक का शरीर दासोचित श्रम के लिए उपयुक्त है। अतः यह स्पष्ट है कि कुछ मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र होते हैं और बाकी दास होते हैं। इसलिए दूसरे वर्ग के लिए दासता अभिष्ट भी है और उचित भी। दूसरा कारण है दोनों पक्षों के लिए उपयोगी। अरस्तु ने दूसरा तर्क दिया है कि दास प्रथा दोनों पक्षों के लिए उपयोगी होती है। अरस्तु दास प्रथा को इस दृष्टि से भी न्यायोचित ठहराता है कि ये न केवल स्वामी के लिए बल्कि दास के लिए भी उपयोगी है। बुद्धिमान एवं विवेक संपन्न स्वामियों के राजकारी एवं बौद्धिक एवं नैतिक गुणों के विकास के लिए समय की आवश्यकता होती है। ये समय और विश्राम उन्हें तभी मिल सकता है जब दास उनकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु श्रम करे। वास्तव में जिस प्रकार एक संगीतज्ञ संगीत यंत्रों के अभाव में उत्तम संगीत की निष्पत्ति नहीं कर सकता, उसी प्रकार एक गृहस्थ अर्थात स्वामी दासों के बिना सुखी जीवन व्यापन नहीं कर सकता। अतः स्वामी के दृष्टिकोण से दास प्रथा उचित है। स्वामी के साथ साथ दास के लिए ये इस रूप में उपयोगी है कि दास निर्बुद्धि एवं अयोग्य होते हैं, लेकिन स्वामी के साथ संबद्ध होने से उनमें आत्मसंयम और विवेक के गुणों को समझने का अवसर मिलता है। अरस्तु के दृष्टिकोण की व्याख्या करते हुए फॉस्टर ने लिखा है कि परंतु ये स्वयं दास की दृष्टि से भी उचित है यदि दास में प्रकृति से उन गुणों की क्षमता अपने स्वामी के बराबर होती है जिनका व्यवहार अवकाश के समय किया जा सकता है, तो यह अनुचित होता कि किसी और के सर्वांगीण विकास के लिए उसके अपने विकास को अवरुद्ध किया जाता। अतः जिन लोगों में ऐसी क्षमता विद्यमान हो उन्हें दास बनाना अरस्तु के विचार से अप्राकृतिक होगा। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये क्षमता नहीं होती, जो केवल घरेलू काम या राजमिस्त्री का काम कर सकते हैं और कुछ नहीं। ऐसे लोग दास के रूप में ही कहीं अच्छे रहते हैं, क्योंकि नैतिक और बौद्धिक गुणों से संपन्न स्वामी के निर्देश में रहने से उन्हें भी परोक्ष रूप से उन गुणों का लाभ मिल जाता है। उदाहरण के लिए दास के अपने चरित्र में संयम का सच्चा गुण कभी नहीं आ पाएगा, जिसका अर्थ है तर्क बुद्धि द्वारा अपनी इच्छाओं को वश में रखने की क्षमता पर अधिक यदि वह अपने आचरण का सूत्र संयमशील स्वामी के हाथों में सौंपकर उसकी छत्र छाया में पलने लगता है, तो उसमें एक तरह का ग्रहित संयम अवश्य आ जाएगा। अरस्तु के अनुसार जिस प्रकार शिशुओं को माता पिता के संरक्षण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार दासों को भी, जो कि बौद्धिक दृष्टि से शिशुवत ही होते हैं, बुद्धि संपन्न राजा के या शासक वर्ग के संरक्षण में रहना चाहिए। ऐसे संरक्षण के अभाव में दासों का जीवन संकटमय हो सकता है। स्वामी के बिना दासों का जीवन संकटमय हो सकता है। तीसरा कारण है दास जो प्रथा है वो नैतिक है। अरस्तु का मानना है दासता नैतिक है। अरस्तु नैतिक दृष्टि से भी दास प्रथा को आवश्यक मानता है। उसका कहना है कि स्वामी और दासों के नैतिक स्तर में भी भेद होता है। स्वामी जो होता है वो गुणी होता है और जो दास होता है वो गुणहीन। अतः स्वामी का कर्तव्य है कि दासों के प्रति स्नेहपूर्ण रहे और दयालु रहे, और दास का काम है कि स्वामी की आज्ञा का पालन करे। दासों में गुणों का उत्पन्न होना तभी स्वाभाविक है जब स्वामी और दास दोनों का संपर्क हो। चौथा तर्क उसने दिया राष्ट्रीय
अर्थव्यवस्था तथा स्थायित्व का अंग। अरस्तु ने एक अन्य उदाहरण से या अन्य कारण से भी दासता को उचित बनाया। उसके समय में दास प्रथा लगभग पूरे यूनान में प्रचलित थी और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्थायित्व का अंग बन गई थी। यूनानी नगर राज्यों में दासों का एक बहुत बड़ा वर्ग था। सारी अर्थव्यवस्था इन पर टिकी थी। ऐसी स्थिति में दास प्रथा को अस्वीकार करने से न केवल नगर राज्यों का शक्ति संतुलन बिगड़ने का डर था, बल्कि इन राज्यों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था ध्वस्त होने की आशंका थी। अतः अरस्तु ने अपनी व्यवहारिक बुद्धि से दास प्रथा का समर्थन किया। अगला तर्क अरस्तु देते हैं, दास जो प्रथा है संपूर्ण समाज के हित में है। स्वामियों तथा दासों के अतिरिक्त संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण से भी अरस्तु दासता को आवश्यक मानता है। इसके द्वारा कुछ श्रेष्ठ व्यक्तियों को घरेलू धंधों से मुक्ति मिल जाती है और वे निश्चित होकर समाज के हित में काम कर सकते हैं। अगली तर्क उसने दिया विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से। अरस्तु के अनुसार समस्त संसार में शासक और शासित का सिद्धांत प्रचलित है। ये सिद्धांत समाज में ही नहीं बल्कि अचेतन वस्तुओं में भी होता है। उदाहरण के लिए यंत्र भी बड़े और छोटे होते हैं। बड़ा यंत्र छोटे यंत्र को अपना सहायक बनाकर रखता है। आत्मा शरीर को निरंकुशता से शासित करती है। स्वामी और दास की आपसी संबंध बिल्कुल आत्मा और शरीर के समान है। जिस प्रकार आत्मा शरीर पर शासन करती है, उसी प्रकार दास पर स्वामी का शासन विवेकशील है। विवेक के अनुसार स्वामी के निर्देश में रहकर ही दास अपना विकास कर सकता है। और अंतिम कारण या अंतिम तर्क उसने दिया युद्ध। युद्ध का आधार। युद्ध में पराजित व्यक्ति को अरस्तु दास बनाने के पक्ष में वह विजेता पर इस बात का निर्णय लेने के लिए छोड़ देता है कि पराजित व्यक्ति को दास बनाया जाए या नहीं। इस प्रकार इसको वो वैधानिक दासता की संज्ञा देता है। युद्ध को दासता का आधार मानते हुए भी अरस्तु गृह युद्ध में पराजित होने पर यूनानियों को दास बनाने के पक्ष में नहीं। तो इस प्रकार अनेक आधारों पर अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया है। इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। कल हम एक नए टॉपिक को प्रारंभ करेंगे।